Hi friends, this is Akshay Patil and welcome you all in the Patil's Path. Today we are going to discuss about 16th Finance Commission. This could be a quite lengthy video, but still if you watch this video till the end, every complicated concept regarding the 16th Finance Commission will be crystal clear to you. So without wasting any more time, let's start our session. So context क्या है? हाल ही में डॉक्टर अरविंद पंगारिया के चेयरमैनशिप के अंडर 16th फाइनेंस कमीशन ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया है. इस कमीशन का ड्यूरेशन 2026 टू 31. सो व्हाट इज द बैकग्राउंड? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 270 ये मैंडेट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी टैक्सेस कलेक्ट किए जाएंगे उसमें से जो नेट टैक्स प्रोसीड्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट के साथ शेयर करना पड़ेगा. मतलब इट शुड बी डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स. सो नेट टैक्स प्रोसीड्स मीन्स सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट ने 100 रुपीज एज अ टैक्स कलेक्ट किया है, पर इस टैक्स को कलेक्ट करने में कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर आता है. तो सपोज वो आया है 10 रुपीज. टैक्स कलेक्ट करने में बहुत सारी मशीनरीज इन्वॉल्व होती है, बहुत सारे प्रोफेशनल ऑफिसर्स इन्वॉल्व होते हैं, उनका पेमेंट देना पड़ता है. इस वजह से टैक्स कलेक्शन के लिए भी पैसा लगता है. सो सपोज वो 10 रुपीज आ गया, तो अगर इस 10 रुपीज को हम 100 रुपीज जो कि टैक्स कलेक्टेड उससे माइनस करें तो ये आएगा 90 रुपीज. तो ये टोटल 90 रुपीज है, ये नेट टैक्स प्रोसीड्स है. अब इस 90 रुपीज को डिवाइड किया जाएगा बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एज पर आर्टिकल 270 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो ऐसे कौन से टैक्सेस है जो सेंटर और स्टेट के बीच डिवाइड किए जाते हैं? तो एक कॉर्पोरेशन टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स, जीएसटी और आईजीएसटी में जो सेंटर का शेयर होता है वो भी स्टेट के साथ शेयर किया जाता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि भाई ये शेयर करना तो है हमें सेंटर और स्टेट के बीच में, पर इसका फार्मूला क्या है और इसका फार्मूला डिसाइड कौन करेगा? तो उसका प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में ही आर्टिकल 280 में किया गया है. अंडर आर्टिकल 280 हर 5 साल में प्रेसिडेंट एक फाइनेंस कमीशन गठित करेंगे जिसका काम होगा कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो फंड शेयर करना है उसका फॉर्मूला सजेस्ट करना. तो ये जो डिविजिबल पूल है, जो अमाउंट सेंटर और स्टेट के साथ शेयर किया जाता है उसमें सेज और सरचार्जेस नहीं इंक्लूडेड होते. सो ये सेज और सरचार्जेस क्या है? तो ये टैक्स नहीं है बल्कि टैक्स ऑन टैक्स है. व्हाट डज मीन? सपोज आप 1000 रुपीज अर्न करते हैं और इसमें 10% का टैक्स है. अब ये 10% का टैक्स अमाउंट होगा 100 रुपीज. इस 1000 रुपीज पे आपको 100 रुपीज पे करना है. कल गवर्नमेंट आके बोलती है कि इसमें 2% का सेज लगेगा. तो 2% मतलब नॉट ऑन दिस 1000 रुपीज, बल्कि ये जो टैक्स आपने पे किया है 100 रुपीज, इस पे 2%. इसका 2% कितना हुआ? 2 रुपीज. तो ये 2 रुपीज मतलब इन टोटल ये 100 रुपीज जो आपका ओरिजिनल टैक्स है प्लस ये 2 रुपीज जो आपने सेज दिया है, आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगी 102 रुपीज. इसको बोलते हैं सेस और सरचार्ज. ये सेस और सरचार्ज दोनों टैक्स पे इंपोज किए जाते हैं. तो सेस और सरचार्ज में डिफरेंस क्या है? तो सेज एक्चुअली एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए इंपोज किया जाता है, जैसे एजुकेशन सेज, हेल्थ केयर सेज या फिर क्लीन एनर्जी सेज. तो इसका जो भी अमाउंट कलेक्ट किया जाएगा वो स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही स्पेंड किया जाएगा. पर उसके विपरीत सरचार्ज के लिए ऐसा कोई भी कंडीशनलिटी नहीं होती. गवर्नमेंट सरचार्ज को किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकती है. और नेक्स्ट सेज एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए इंपोज किया जाता है. सपोज गवर्नमेंट ने डिसाइड किया टारगेट कि हमें 1000 स्कूल बिल्डअप करने हैं और उसके लिए गवर्नमेंट ने एजुकेशन सेज लगाया. तो जब 1000 स्कूल बिल्ड करके कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद गवर्नमेंट ये एजुकेशन सेज को बंद कर देगी. पर ऐसी कोई भी टाइम लिमिट सरचार्ज पे नहीं होती. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सेज एंड द सरचार्ज. अब 2025-26 दिस ईयर के लिए अगर हम डिविजिबल पूल देखें, मतलब सेज और सरचार्ज को एक्सक्लूड करके जो अमाउंट आती है जो सेंटर और स्टेट के बीच में शेयर कर सकते हैं वो है 81% ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू. मतलब अगर सरकार 100 रुपीज कमा रही है तो उसमें से ऑलमोस्ट 19 रुपीज सरकार
सेस और सरचार्ज से कमा रही है, जो कि सेंटर को स्टेट के साथ शेयर नहीं करनी पड़ती। इससे पहले कि हम 16th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस को जाने, हम थोड़ा जान लेते हैं कि पिछले जो फाइनेंस कमीशंस थे उन्होंने क्या रिकमेंड किया था। 13th फाइनेंस कमीशन ने जो डिविजिबल पूल है, जो वर्टिकल डिवोल्यूशन है, मतलब सेंटर से स्टेट को जो पैसा ट्रांसफर किया जाता है उसका अमाउंट सजेस्ट किया था 32%। पर उसके साथ साथ उस टाइम पे कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम के अंतर्गत भी स्पेसिफिक ट्रांसफर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट को किए जाते थे अपार्ट फ्रॉम दिस 32%। पर इन सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम के अंतर्गत जो स्पेसिफिक ट्रांसफर किए जाते थे उनमें बहुत सारे कंडीशनलिटीज अटैच थी। सपोज कोई स्कीम इंप्लीमेंट करनी है तो उसके लिए स्टेट्स को तभी फंड ट्रांसफर किया जाएगा जब एक स्पेसिफिक परसेंट स्टेट खुद भी खर्च करेगी। सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट 60% ट्रांसफर करेगी, अगर स्टेट सरकार राज्य सरकार 40% एक्सपेंड करने के लिए तैयार है, या फिर जो भी अमाउंट सेंट्रल के द्वारा दी जाती थी उसमें भी कंडीशनलिटीज लगाई जाती थी कि ये इसी पर्पज के लिए खर्चा किया जाएगा। तो इस वजह से 14th फाइनेंस कमीशन ने ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम के अंतर्गत स्पेसिफिक ट्रांसफर दिया जाता था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया और स्टेट्स का जो ओवरऑल डिवोल्यूशन का शेयर है वो बढ़ा के 42% कर दिया। फिर आगे 15th फाइनेंस कमीशन ने इसी 42% को कम करते हुए 41% कर दिया। वाई? क्यों? क्योंकि 2019 में हमने जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज करके उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया था। एक था लद्दाख और दूसरा था जम्मू एंड कश्मीर। और हमें पता है कि यूनियन टेरिटरीज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंटर के द्वारा गवर्न किया जाता है। अब जब सेंटर के द्वारा गवर्न किया जाएगा तो उसका सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर पे करना पड़ेगा। तो इसी वजह से ये 1% सेंटर ने खुद के पास रख दिया ताकि जम्मू एंड कश्मीर और जो लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज बनी है उनका एक्सपेंडिचर उठाया जा सके। नेक्स्ट हम 15th फाइनेंस कमीशन और 16th फाइनेंस कमीशन के जो क्राइटेरियाज थे फंड डिवोल्यूशन की उसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। फर्स्ट क्राइटेरिया फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में 15th फाइनेंस कमीशन ने फॉरेस्ट को 10% वेटेज दिया था और 16th फाइनेंस कमीशन ने भी फॉरेस्ट को 10% वेटेज दिया है। फिर भी इसमें एक डिफरेंस है। जैसे 16th फाइनेंस कमीशन में 2 टाइप का क्राइटेरियाज को लिया है फॉरेस्ट में। एक, किसी स्टेट का अगर ओवरऑल इंडिया में जो फॉरेस्ट, अगर इंडिया में 100 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट है तो इसमें उस पर्टिकुलर स्टेट का कितना शेयर है। सपोज 5 हेक्टेयर उस स्टेट का शेयर है। उसके साथ साथ 2015 से 2023 तक जो ओवरऑल इंडिया में फॉरेस्ट का ग्रोथ हुआ है उसमें उस ग्रोथ में उस स्टेट ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, इस दोनों क्राइटेरिया को लिया जाएगा। उसके साथ साथ 16th फाइनेंस कमीशन ने डेंस फॉरेस्ट और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट के अलावा ओपन फॉरेस्ट को भी कंसिडरेशन में लिया है। बल्कि 15th फाइनेंस कमीशन ने बस डेंस और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट को ही कंसिडरेशन में लिया था। उसी तरह 15th फाइनेंस कमीशन ने ये जो 2015 टू 2023 में जो इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट, ये जो क्राइटेरिया ये कंसिडरेशन में नहीं लिया था। दूसरा, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स। ये क्राइटेरिया बस 15th फाइनेंस कमीशन में ही था, 16th फाइनेंस कमीशन में उसको रिमूव कर दिया है। तो व्हाट वाज दिस क्राइटेरिया? किसी पर्टिकुलर स्टेट ने खुद का टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए या फिर उसमें इफिशिएंसी लाने के लिए कितने एफर्ट्स लिए उसको काउंट किया जाता था। अब इस क्राइटेरिया को रिमूव करके नया क्राइटेरिया ऐड किया गया है, वो जो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट का इंडिया के ओवरऑल जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है और उसको वेटेज दिया गया है 10%। नेक्स्ट इज इनकम डिस्टेंस। अब इनकम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? इसमें टॉप 3 स्टेट ली जाएगी। सपोज टॉप 3 स्टेट से यूपी, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, और इन 3 स्टेट्स का हाईएस्ट शेयर है खुद के रेवेन्यू। मतलब इंडिया में जितने भी स्टेट्स रेवेन्यू जनरेट करते हैं इनमें इन 3 स्टेट का सबसे ज्यादा शेयर है। तो इन स्टेट्स का एक एवरेज लिया जाएगा। सपोज इन तीनों स्टेट्स का एवरेज है 100 रुपीज। अब इनके एवरेज से अदर स्टेट्स को कंपेयर किया जाएगा। सपोज बिहार का शेयर है, खुद का टैक्स रेवेन्यू बिहार जनरेट करता है 60 रुपीज। अब ये 100 रुपीज और 60 रुपीज में डिफरेंस कितने का है? 40 रुपीज का। अब सपोज एमपी खुद का टैक्स जनरेट करता है 80 रुपीज, इसमें डिफरेंस कितने का है? 20 रुपीज का। उसी तरह से
सपोज छत्तीसगढ़ है, वो खुद का टैक्स रेवेन्यू जनरेट करता है 90 रुपीज़, तो इसमें 10 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो जब फंड डिवॉल्व किया जाएगा तो बिहार को ज़्यादा फंड डिवॉल्व किया जाएगा, क्योंकि बिहार का जो गैप है इन टॉप 3 टेस्ट से सबसे ज़्यादा है। उसी तरह से छत्तीसगढ़ को कम शेयर दिया जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो शेयर है या फिर जो डिस्टेंस है इन टॉप 3 स्टेट के कंपैरिजन में वो बहुत कम है। मतलब छत्तीसगढ़ के पास अपने खुद के अच्छे खासे रिवेन्यूज हैं, इसको बोलते हैं इनकम डिस्टेंस, और इसको सबसे ज़्यादा शेयर दिया गया है, दैट इज 42.5%, और 15th फाइनेंस कमीशन में इसका शेयर था 45%। उसी तरह से डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस में एक्चुअल में जो 15th फाइनेंस कमीशन कंसिडरेशन में लेता था वो था TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब अपने रिप्रोडक्टिव एज में एक महिला कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, और जिन स्टेट्स का ज़्यादा था टोटल फर्टिलिटी रेट उनको कम शेयर दिया जाता था, और जिन स्टेट्स का कम था टोटल फर्टिलिटी रेट उनको ज़्यादा शेयर दिया जाता था। पर 16th फाइनेंस कमीशन ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। तो 16th फाइनेंस कमीशन ने क्या किया है कि 1971 से 2011 तक का पॉपुलेशन कंट्रोल में किस स्टेट ने ज़्यादा एफर्ट्स लिए, मतलब सभी स्टेट्स की पॉपुलेशन तो ऑटोमेटिकली बढ़ी ही है, पर किस स्टेट्स की ज़्यादा बढ़ी है और किस स्टेट्स की कम बढ़ी है ये देखा जाएगा। अगर किसी स्टेट्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी है तो मतलब उसने पॉपुलेशन कंट्रोल में इतने एफर्ट्स नहीं लिए तो उसको कम शेयर दिया जाएगा, और जिस स्टेट्स ने ज़्यादा अच्छे एफर्ट्स लिए और पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है उनको ज़्यादा शेयर दिया जाएगा। तीसरा एरिया, नेक्स्ट पॉइंट इज एरिया। एरिया को 15th फाइनेंस कमीशन ने 15% वेटेज दिया था, वो 16 में कम करके 10% ही वेटेज दिया गया है। देन पॉपुलेशन के लिए 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग किसी भी स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है वो कंसिडरेशन में लिया जाएगा, और जिस स्टेट्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है उसको ज़्यादा शेयर, और जिस स्टेट्स की पॉपुलेशन कम है उसको कम शेयर दिया जाएगा। तो इसका वेटेज 15th फाइनेंस कमीशन ने 15% था, जो कि बढ़ा के 16 में 17.5% कर दिया है। फेडरलिज्म में स्टेट का वॉइस भी इंपॉर्टेंट रखता है। तो जब 16th फाइनेंस कमीशन गठित किया था तो कुछ स्टेट्स ने अपनी डिमांड रखी थी, उसमें से 18 स्टेट्स ने बोला था कि भाई जो ये शेयर है 41% जो स्टेट्स को ट्रांसफर किया जाता है उसको बढ़ा के हमें 50% करवा दो, और कुछ अदर स्टेट्स में कहा था कि अरे 50% नहीं दोगे तो एटलीस्ट 45 to 48% तो करवा ही दो। उसके साथ साथ बहुत सारे स्टेट्स ने बोला था कि जो सेज और सरचार्ज सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है उसको भी आप डिविजिबल पूल में डाल दो, मतलब उसको भी स्टेट्स के साथ शेयर करना शुरू कर दो। अगर यार ऐसा नहीं कर सकते हो तो उस पर कैप भी लगा दो यार, क्योंकि बहुत हमें ट्रेंड देखा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारा जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो सेज और सरचार्ज से ही ले रही है, तो इस पर एक कैप लगा दो ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बढ़ा ना सके। कुछ स्टेट्स में बोला था कि जो इक्विटी क्राइटेरिया है उसको पैरामाउंट पोजीशन या डोमिनेंट पोजीशन, तो जैसे कि हमने देखा इनकम डिस्टेंस वाला जो क्राइटेरिया है उसको अभी भी 42.5% शेयर दिया है, वेटेज दिया है फाइनेंस कमीशन ने। तो ये जो डिमांड थी स्टेट्स की उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। उसके साथ साथ कुछ इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स है जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड तेलंगाना, इन्होंने कहा था कि स्टेट्स का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में उसको भी काउंट किया जाए, और एक्चुअली में उसको वेटेज दिया गया है 16th फाइनेंस कमीशन ने। ये ऑब्वियस बात है कि ये जो भी इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स है वो जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उनको लगा है कि भाई हमें अगर हम ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें तो हमें ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए, तो उनके उस डिमांड को रिकॉग्निशन दिया गया है कमीशन के द्वारा। अब आते हैं हम कमीशन के रिकमेंडेशंस पर। क्या रिकमेंड किया है 16th फाइनेंस कमीशन ने? तो फर्स्ट जो डिमांड थी कि सेस और सरचार्ज को डिविजिबल पूल में डाला जाए, तो 16th फाइनेंस कमीशन ने बोला कि भाई लोग देखो, ये जो आप डिमांड कर रहे हैं ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के अकॉर्डिंग ना ही परमिसिबल है ना ही डिजायरेबल है, और दूसरा जो आप बोलते हो कि इस पर कैप लगा दिया जाए वो भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट को बहुत सारी एग्जिजेंसीज होती है, जैसे कोई डिजास्टर आ गया, कोई साइक्लोन फ्लड आ गया, या फिर कोई भी वार हो गया, कोई या तो कोविड-19 जैसी कोई इमरजेंसी हो गई, तो उस एग्जिजेंसीज को मीट करने के लिए खुद के पास अच्छा खासा रेवेन्यू होना चाहिए, तो उसके लिए हम इस पे कोई कैप नहीं लगा सकते। दूसरा स्टेट्स ने बोला था कि भाई हमारा शेयर बढ़ा दो, 41% से 50% करवा दो। तो फाइनेंस कमीशन ने कहा भाई साहब ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपका जो टोटल टैक्स रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है,
41% आपको तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता ही है, उसके साथ साथ आपका खुद का भी बहुत सारे टैक्स आप इम्पोज करते हो, उससे भी आपको पैसा आता है। तो ये अगर दोनों मिला दे तो आपका टैक्स रेवेन्यू बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाता है, तो आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ साथ यूनियन गवर्नमेंट कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम इम्प्लीमेंट करवाने के लिए बोलती है आपको, तो उसका भी फंड ट्रांसफर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है स्टेट्स को, तो ये अलग से फंड्स मिलता है आपको। और अगर हम आपका शेयर बढ़ा दें 41% से अगर हम 50% कर दें, तो इसमें ऑब्वियस बात है कि सेंट्रल का जो शेयर है वो कम हो जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट को डिफेंस के पर्पज से और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के पर्पज से फंड की ज़रूरत होती है, तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर है उसको कम नहीं कर सकते। ये 3 रीजन की वजह से ये जो डिविजिबल पूल है 41% ही रखा गया है। नेक्स्ट, बहुत सारी पर्टिकुलरली सदर्न स्टेट से डिमांड थी कि भाई हम ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं और हमें वापस में मिलता बहुत कम है, तो जो कम कंट्रीब्यूट करते हैं वो कम, उन्हें कम दिया जाए, हमें ज़्यादा दिया जाए। तो फाइनेंस कमीशन ने कहा है कि जो भी स्टेट्स का शेयर है डिविजिबल पूल में, उसको हम ग्रेजुअली चेंज कर सकते हैं, अब्रप्टली हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये स्लो प्रोसेस होनी चाहिए, अब्रप्ट हम कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरा, जो स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में या फिर इंडिया के ओवरऑल ग्रोथ में, उसको हम रिकॉग्निशन देंगे। इसीलिए फाइनेंस कमीशन ने स्टेट्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी एक नया क्राइटेरिया ऐड किया है। और इन सभी फैक्टर का ओवरऑल अब हम कंक्लूजन देखें तो जो सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स है उनका शेयर जो है डिविजिबल पूल में वो मार्जिनली बढ़ गया है, और जो नॉर्थ और सेंट्रल स्टेट्स हैं जो कि ओवरऑल जीडीपी में कम कंट्रीब्यूट करते हैं, उनका मार्जिनली जो शेयर है वो घट गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रांट्स इन एड की। फाइनेंस कमीशन ने ओवरऑल 9.47 लाख करोड़ का ग्रांट्स इन एड सजेस्ट किया है, और वो 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। एक है अर्बन एंड रूरल लोकल बॉडीज ग्रांट्स और दूसरा डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट्स। उसके साथ साथ 16th फाइनेंस कमीशन ने कुछ ऐसे ग्रांट्स थे जो 15th फाइनेंस कमीशन ने सजेस्ट किए थे, उसको डिसकंटिन्यू भी किया है। तो ऐसे कौन से ग्रांट्स थे? एक है रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट्स, दूसरा सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स, तीसरा स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स। तो क्या है, एक बार एक से मतलब हम समझते हैं इनको कि क्या। पहला है रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट्स। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कोई स्टेट 100 रुपीज अर्न कर रहा है और उसका स्पेंडिंग है 120 रुपीज। तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता था भाई लोग आप ये एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं 20 रुपए का, कोई बात नहीं, ये हम आपको पे कर देंगे। तो ये 20 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एज ए रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट्स के तौर पे स्टेट को दिया जाता था। अब ये बंद हो चुका है। दूसरा, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसी स्पेसिफिक सेक्टर को टारगेट करने के लिए, सपोज एग्रीकल्चर हो, टूरिज्म हो, या फिर एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, ऐसे कुछ स्पेसिफिक सेक्टर के लिए स्टेट को पैसा दिया जाता था, और स्टेट्स को वो पैसा उसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए स्पेंड करना होता था। अब ये भी बंद कर दिया है। नेक्स्ट, स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स। कुछ स्टेट्स की अपनी कुछ स्पेसिफिक नीड्स होती है, यूनिक नीड्स होती है। कोई कोस्टल स्टेट्स है वो डिजास्टर प्रोन हो सकते हैं, कोई हिमालयन स्टेट्स है, किसी स्टेट्स में बहुत ज़्यादा ट्रिबल पॉपुलेशन है, उनको डेवलप करने के लिए एक स्पेसिफिक ग्रांट चाहिए स्टेट स्पेसिफिक, तो इसको हम बोलते थे स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स। अब ये भी बंद कर दिया गया है। देन ग्रांट्स फॉर लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज को पर्टिकुलरली जो रूरल लोकल बॉडीज है उनको 4.4 लाख करोड़ का ग्रांट दिया गया है। उसके साथ साथ जो अर्बन लोकल बॉडीज है उनको 3.6 करोड़ लाख का ग्रांट्स दिया गया है। और ये जो ग्रांट्स दिया है फाइनेंस कमीशन ने, उसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एक है बेसिक ग्रांट, जिसको कि ओवरऑल ग्रांट में 80% का वेटेज दिया गया है, और दूसरा है परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स, उसको फाइनेंस कमीशन ने 20% का वेटेज दिया है। उसके साथ साथ 2 अदर ग्रांट्स भी है, एक है स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट्स और दूसरा है अर्बनाइजेशन प्रीमियम ग्रांट्स। इन सबको हम एक 1 बाय 1 लर्न करेंगे आगे। नेक्स्ट, फाइनेंस कमीशन ने कहा है जो अर्बन लोकल बॉडीज को ग्रांट्स दिया जाएगा, पर्टिकुलरली ये जो अर्बन लोकल बॉडीज का ग्रांट्स है वो स्टेट को दिया जाता है, और स्टेट के द्वारा ये अर्बन लोकल बॉडीज को दिया जाता है। तो किसी भी स्टेट्स को अगर ये ग्रांट चाहिए तो उनको 3 कंडीशनलिटीज, एंट्री लेवल क्राइटेरिया फुलफिल करनी पड़ेगी। तो क्या है वो? पहली तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आपको लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। दूसरा, इन लोकल बॉडीज के जो अकाउंट्स है, बोथ प्रोविजनल अकाउंट्स प्लस ऑडिटेड अकाउंट्स, इनको आपको पब्लिक डोमेन में रखना पड़ेगा, मतलब आपको ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी। तीसरा, स्टेट फाइनेंस कमीशन जो गठित किया जाता है, इनके फाइनेंसेस को चेक करने के लिए लोकल बॉडीज के
उसको आपको टाइमली कंस्टिट्यूट करना पड़ेगा, उसमें डिले नहीं होना चाहिए। जो अब हमने पढ़ा था कि बेसिक ग्रांट्स दिए जाते हैं जो कि टोटल ग्रांट का 80% कंस्टिट्यूट करते हैं, उनको भी फाइनेंस कमीशन ने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक है अनटाइड ग्रांट्स, मतलब अनटाइड ग्रांट्स मतलब ये अनकंडीशनली दे दी जाएगी सभी लोकल बॉडीज को, आप जब चाहे जहाँ चाहे उसका खर्चा करो। दूसरा है टाइड ग्रांट्स। टाइड मतलब ये 50% जो अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी वो पीसीपी इश्यूज पे, स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे आपको स्पेंड करने पड़ेगा। तो वो है सैनिटेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लस वाटर मैनेजमेंट। ये जो 50% मिलेगी ये इन दो कंडीशंस पे, दो सब्जेक्ट पे स्पेंड करना पड़ेगा, सैनिटेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लस वाटर मैनेजमेंट। देन परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स, इसको फाइनेंस कमीशन ने 20% का शेयर दिया है, 20% का वेटेज दिया है। तो परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स को भी फर्दर 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एक है स्टेट परफॉर्मेंस ग्रांट्स और दूसरा है लोकल बॉडी परफॉर्मेंस ग्रांट्स। अभी सभी स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई हम तो आपको लोकल बॉडीज के लिए पैसा देंगे, पर आपको भी अपने रेवेन्यू में से एक पर्टिकुलर अमाउंट लोकल बॉडीज को देनी पड़ेगी, और जब आप ये लोकल बॉडीज को अमाउंट अपने रेवेन्यू से देंगे तभी हम आपको ग्रांट या फिर जो मनी है वो ट्रांसफर करेंगे। तो ये है स्टेट परफॉर्मेंस ग्रांट्स। दूसरा लोकल बॉडी परफॉर्मेंस ग्रांट्स। बहुत बार देखा गया है कि पॉलिटिकल रीजन की वजह से ये जो लोकल बॉडीज है ये खुद का रेवेन्यू नहीं जनरेट करती, मतलब ये खुद टैक्स इंपोज नहीं करती या फिर जो यूजर चार्जेस है उसको कलेक्ट नहीं करती है, ड्यू टू फियर कि हम नेक्स्ट इलेक्शन में हार ना जाए अगर हम ये सब चीजें करेंगे। तो फाइनेंस कमीशन ने कहा है भाई ये तो नहीं चलेगा, आपको अपना खुद का रेवेन्यू भी जनरेट करना पड़ेगा, टैक्स इंपोज करना पड़ेगा पॉलिटिकल रीजंस को असाइड रख के, और एक मिनिमम टारगेट अगर आप फुलफिल करते हैं तभी हम आपको फंड ट्रांसफर करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट परफॉर्मेंस ग्रांट्स। देन स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट्स, ये पर्टिकुलरली उन सिटीज के लिए है जिनकी पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 10 से 40 लाख के बीच में है। पर्टिकुलरली ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट है ये कंप्रेहेंसिव वेस्ट मैटर कंप्रेहेंसिव वेस्ट वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए दिया जाएगा, नॉट फॉर एनी अदर पर्पज। और इसका टोटल अमाउंट है 56,100 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट अर्बनाइजेशन प्रीमियम ग्रांट। हमने अब तक जो भी ग्रांट्स पढ़े हैं वो सभी ग्रांट्स सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरे 5 साल के ड्यूरेशन में देने पड़ते हैं, पर ये अर्बनाइजेशन प्रीमियम ग्रांट है, ये वन टाइम ग्रांट है। पर इसका पर्पज क्या है, तो जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है अर्बनाइजेशन प्रीमियम, इसका पर्पज है अर्बनाइजेशन को प्रमोट करना, बिकॉज अर्बनाइजेशन इज एन इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसके लिए 2 कंडीशनलिटीज हैं, जो भी अर्बन लोकल बॉडीज है उनको अपने आसपास की जो विलेजेस है उनको अर्बन लोकल बॉडीज में मर्ज कर देना पड़ेगा, पेरी अर्बन विलेजेस को मर्ज करना पड़ेगा अर्बन लोकल बॉडीज में, ये एक पहला कंडीशन। दूसरा, हर एक अर्बन लोकल बॉडीज के पास एक सटीक सी रूरल टू अर्बन ट्रांजिशन पॉलिसी होनी चाहिए कि हम कैसे रूरल एरियाज को हमारे अर्बन एरियाज में इंटीग्रेट करते जाएंगे। अगर ये 2 कंडीशंस आप फुलफिल करते हैं तो आपको अर्बनाइजेशन प्रीमियम ग्रांट मिलेगा, और इसका टोटल अमाउंट जो सेट किया है वो 10,000 करोड़ रुपीज। देन डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। टोटल जो अमाउंट फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया है वो है 2,04,401 करोड़ रुपीज, और उसको बोथ स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड, दोनों फंड के लिए ये टोटल अमाउंट है। पर इसमें भी कॉस्ट शेयरिंग पैटर्न अप्लाई किया गया है, मतलब ये जो अमाउंट है ये स्टेट और सेंटर के बीच में शेयर की जाएगी। तो उसका पैटर्न क्या रहेगा, जो नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट है उनके लिए 90:10, मतलब 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगा और 10% स्टेट गवर्नमेंट देगी। उसी तरह से जो अदर स्टेट्स है उनके लिए जो रेशो है वो 75:25, 75% सेंट्रल गवर्नमेंट और 25% स्टेट गवर्नमेंट। और अगर हम इसको ओवरऑल देखें कि इस 2,04,401 करोड़ में से अब सेंटर का कितना कंट्रीब्यूशन बनता है, तो बनता है 1,55,916 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट, फाइनेंस कमीशन ने एक फिस्कल रोड मैप सजेस्ट किया है, जिसमें फाइनेंस कमीशन ने बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को 2030 तक अपना फिस्कल डिफिसिट है, जो फिस्कल डिफिसिट उसको जीडीपी के 3.5% तक लाना है।
तो व्हाट इज द फिस्कल डिफिसिट? फिस्कल डिफिसिट मतलब आप कितना कमा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं, इसमें का जो गैप है। सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट अगर 100 रुपीज कमा रही है 2030 में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 103.5 रुपए खर्च करने की मुभा मिलेगी। मतलब 3.5 रुपए एक्स्ट्रा सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च कर सकते अपनी कमाई से ज्यादा, उससे ऊपर आप नहीं खर्च कर पाएंगे। दिस इज व्हाट इज द टारगेट सजेस्टेड बाय फाइनेंस कमीशन। देन उसी तरह से फाइनेंस कमीशन ने स्टेट्स को भी बोला है कि आप भी अपना जो फिस्कल डिफिसिट है और आपके स्टेट जीडीपी के 3% तक ही लाई। उसके साथ फाइनेंस कमीशन ने ऑफ बजट बोरोइंग को डिसकंटिन्यू करने के लिए बोला है। अभी ऑफ बजट बोरोइंग क्या है, इसको एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। सपोज आपके फैमिली पर ऑलरेडी बहुत सारा कर्जा है और आपके पिताजी को किसी कारण से और कर्जा लेने की जरूरत पड़ रही है। अगर वो खुद के नाम पे ले तो आपके जो फैमिली का अकाउंट है उसमें आपका डेट ज़्यादा दिखाई देगा। तो आपके किसी रिलेटिव से बोलते कि भाई साहब आप बैंक से लोन लीजिए, 1 लाख रुपए का लोन लीजिए और ये मुझे दीजिए, मैं उसको स्पेंड करूंगा, उसको रिपे भी मैं ही करूंगा, बस वो आपके नाम पे रहेगा। इससे क्या हुआ कि आपकी जो बैलेंस शीट है वो साफ सुथरी दिखेगी, पर अल्टीमेटली इस कर्जे, इस लोन को रिपे करने का, इस डेट को रिपे करने का बोझा तो आपके ऊपर ही है होगा। तो इसी तरह से गवर्नमेंट्स क्या करती है, खुद बोरो ना करके अपने जो एजेंसीज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसको बोलेंगे कि आप एक अमाउंट लीजिए, अमाउंट बोरो कीजिए और हमें दे दीजिए, हम उसको खर्चा करेंगे और उसका रिपेमेंट भी हम करेंगे, बस वो आपके नाम पे रहेगा। तो इसको बोलते हैं ऑफ बजट बोरोइंग। तो इसका फायदा क्या है, क्योंकि ये गवर्नमेंट खुद नहीं बोरो कर रहा है तो ये फिस्कल डिफिसिट में काउंट नहीं होगा, बजटरी डिफिसिट में काउंट नहीं होगा। पर अब फाइनेंस कमीशन ने कहा कि भाई ये सब नहीं चलेगा, आपको इस ऑफ बजट बोरोइंग को भी रिडिफाइन करके, फिस्कल डिफिसिट को रिडिफाइन करके इस ऑफ बजट बोरोइंग को फिस्कल डिफिसिट और डेट में इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके साथ साथ फाइनेंस कमीशन ने प्रेडिक्ट किया है कि 2030-31 तक सेंट्रल एंड स्टेट इन दोनों गवर्नमेंट का जो डेट का शेयर होगा उनके जीडीपी के 73.1% तक रहेगा, जो कि अभी 77.3% है। नेक्स्ट, सब्सिडी एक्सपेंडिचर। फाइनेंस कमीशन ने कहा है कि जो सब्सिडीज स्टेट गवर्नमेंट देती है उनको रिव्यू और रैशनलाइज करने की जरूरत है। उसके साथ साथ अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर किया जा रहा है बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसको हम इस तरह से नहीं चालू रख सकते। जैसे लाडली बहन योजना है महाराष्ट्र में, वहां पे कोई स्पेसिफिक एक्सक्लूजन नहीं है, सभी महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं। तो इस तरह का काम नहीं चलेगा भाई, आपको एक क्लियर एक्सक्लूजन क्राइटेरिया एंड रिगोरस रिव्यू प्रोसेस रखनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ आप ऑफ बजट बोरोइंग करके सब्सिडीज को फाइनेंस कतई ही ना करें। दिस इज व्हाट फाइनेंस कमीशन हैज सजेस्टेड। देन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज रिफॉर्म्स। फाइनेंस कमीशन ने कहा कि भाई साहब जो 308 सिलेक्ट इनएक्टिव स्टेट पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं उनको रिव्यू करो और उनको क्लोज कर दो। उसके साथ साथ आप एक स्टेट लेवल पीएससी डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी लाओ, जो ऐसे पीएसयू जो इनएक्टिव है या फिर अंडर परफॉर्मिंग है उनको टारगेट करेगी, उनको रिव्यू करेगी और हो सके तो क्लोज करेगी। उसी तरह से फाइनेंस कमीशन ने वो सजेस्ट किया है कि जो स्टेट लेवल के हो या यूनियन लेवल के हो पीएससीज, अगर कंटिन्यूसली 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में लॉसेस इंकर कर रही है तो उनको कैबिनेट की कंसिडरेशन के लिए भेजो। फिर कैबिनेट डिसाइड करेगी कि उनको क्लोज करना है, प्राइवेटाइज करना है या फिर कंटिन्यू रखना है, उनका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, इसके मुताबिक कैबिनेट जो है अल्टीमेट डिसीजन लेगी। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज द पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स में फाइनेंस कमीशन ने सजेस्ट किया कि जो डिस्कॉम्स है उसको प्राइवेटाइज कर दो। पर द नेक्स्ट एंड बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि भाई डिस्कॉम को कौन प्राइवेट कंपनी लेगा, क्योंकि डिस्कॉम के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा डेट है। अगर किसी कंपनी ने उसको बाय भी कर लिया तो उसका डेट भी कंपनी के सिर पे जाएगा। तो फिर इसका सॉल्यूशन फाइनेंस कमीशन ने सजेस्ट किया है कि आप एक स्पेशल पर्पज व्हीकल गठित करो और इन सभी डिस्कॉम्स का डेट उस स्पेशल पर्पज व्हीकल में डाल दो। इसी तरह से कि कोई एक बकेट है, इस बकेट में सभी का सभी डिस्कॉम्स का डेट चला जाएगा, तो रहेगी क्या, बस एक प्योर डिस्कॉम जिसके बाद असेड है।
अब प्राइवेट इन्वेस्टर जब भी इस डिस्कॉम्स को खरीदेगा तो उसकी असेट खरीदेगा, लिएबिलिटी नहीं। तो इस लिएबिलिटी का क्या करे, किसको देना पड़ेगा, तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स को देना पड़ेगा। तो भाई अब स्टेट गवर्नमेंट के पास भी खुद का इतना रेवेन्यू ही नहीं है कि वो ये फाइनेंस करे। तो फाइनेंस कमीशन बोलता है कि आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशल असिस्टेंस स्कीम के द्वारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा मिलता है, उसके तहत आप इस डेट को रिफाइनेंस कर दीजिए। हाँ, पर इसके साथ फाइनेंस कमीशन ने कहा है भाई ये जो स्पेशल असिस्टेंस स्कीम है, इसके अंदर का जो भी फंड है वो आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपने डिस्कॉम को प्राइवेटाइज कर दिया है पूरी तरह से, उससे पहले नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट उसका यूज कर लेंगे और डिस्कॉम को प्राइवेटाइज ही नहीं करेंगे। सो दिस इज व्हाट द फाइनेंस कमीशन हैज सजेस्टेड फॉर द डिस्कॉम और द पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। विद दिस I have discussed the Section Finance Commission report very comprehensively, and I think every concept is crystal clear to you. And with this, I will end this lecture here. Thank you so much.